हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम फिर सॉल्व करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम्स फॉर रेडियोग्राफर्स और एक्सरे टेक्नीशियन। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं रेडियोग्राफर या फिर एक्सरे टेक्नीशियन के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, वो ये कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा। और इसी के अलावा जो इसके प्राइस है वो है ओनली 399। फर्स्ट 7 डेज़ के लिए ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्री रहने वाला है। एंड आफ्टर 7 डेज़ भी जब आप इसको बाय करोगे और अगर प्रोमो कोड लगाओगे रेडिएशन, तो आपको इस 399 के प्राइस पे 10% ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द मैजॉरिटी ऑफ एक्सरेज इन अ डायग्नोस्टिक ट्यूब आर प्रोड्यूस बाय। डायग्नोस्टिक ट्यूब के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सरेज है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? कैरेक्टरिस्टिक इंटरेक्शन, पेयर प्रोडक्शन, ब्रेनस्लंग या फिर कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेनस्लंग इंटरेक्शन। ठीक है, डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में जिसमें केवीपी कितना रहता है 30 to 150 केवीपी, तो इसके अंदर अबाउट 85 to 95% जो एक्सरे का प्रोडक्शन है वो किससे हो रहा है? ब्रेनस्लंग इंटरेक्शन से। दैट मीन्स ब्रेनस्लंग रेडिएशन। ब्रेनस्लंग का मतलब क्या हो जाता है? ब्रेकिंग रेडिएशन। और ये कब हो रहा है? व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियस ऑफ टारगेट एटम। तो ये कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक इंटरेक्शन ओनली 5 to 15% प्रोड्यूस होता है। ये स्पेसिफिक एनर्जी पीक्स पे लो एनर्जी है, और जो हमें नीड होती है वो मोस्टली इस केवीपी पे जो रेडिएशन आ रही है, कितनी एनर्जी वाली, वो कौन सी होती है? ब्रेनस्लंग रेडिएशन। ठीक है, 85 to 95% कौन सी रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है या फिर कौन से एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं? ब्रेनस्लंग रेडिएशन। ठीक है, पेयर प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, डायग्नोस्टिक रेंज में है ही नहीं। कॉम्पटन स्कैटरिंग इट अकर्स इन पेशेंट इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, नॉट इनसाइड द ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द यूनिट ऑफ एक्सपोजर इन एसआई सिस्टम इज। एसआई सिस्टम में मतलब एक्सपोजर की एसआई यूनिट क्या है? रोइंजन, कूलॉम पर केजी, ग्रे या फिर साइबर्ट। तो यूनिट ऑफ एक्सपोजर क्या होती है? कूलॉम पर केजी। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कन्वेंशनल यूनिट की एक्सपोजर की, तो रोइंजन क्या थी इसकी? कन्वेंशनल यूनिट। और एसआई यूनिट क्या है? कूलॉम पर केजी। ठीक है, कन्वेंशनल यूनिट या फिर इसको ओल्ड यूनिट बोलते हैं। ग्रे किसकी यूनिट है? एसआई एब्जॉर्ब डोज की, और साइवर्ट है हमारे इक्विवेलेंट या फिर और अफेक्टिव डोज दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन एट 100 केवीपी इज अप्रॉक्सीमेटली। 100 केवीपी पे एक्सरे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कितनी रहती है? 0.1%, 1%, 10% या 50%। देखो, एफिशिएंसी नॉर्मल जो टंगस्टन टारगेट है उसमें ही देखते हैं हम, तो हीट तो होती है 99% ऑलमोस्ट हीट होती है। और अगर 100 केवीपी की ही बात हो गई कि मतलब 100 ही हो गया है, तो अब 1% तो इसमें एक्सरेज निकलेगी। ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द लाइन फोकस प्रिंसिपल हेल्प्स टू। लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या कर रही है? लाइन फोकस प्रिंसिपल किस में मदद करती है? इंक्रीजेज हीट कैपेसिटी, रिड्यूस फोकल स्पॉट साइज, इंक्रीजिंग एमएएस या रिड्यूस केवीपी। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल हेल्प्स टू रिड्यूस फोकल स्पॉट साइज। ठीक है, एक्चुअल फोकल स्पॉट लार्जर होता है देन अफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज। मतलब ये क्या कहता है कि अफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज इज स्मॉलर देन एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेस चार्ज अफेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय। जो स्पेस चार्ज अफेक्ट है वो कैसे कंट्रोल होता है? केवीपी, एमएएस, फिलामेंट करंट या फिर एनोड रोटेशन स्पीड। तो स्पेस चार्ज अफेक्ट, तो स्पेस चार्ज अफेक्ट क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्लाउड बन जाता है नियर द फिलामेंट। तो ये कब होता है? कब होता है ये? जब केवीपी क्या है? लो है, मतलब लो केवीपी है। ठीक है, इनको इतनी एनर्जी मिली ही नहीं कि ये आगे तक जा पाए। ये क्या करते हैं? वहीं पे ही रुक के वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना देते हैं फिलामेंट की सराउंडिंग में। इसको हम क्या बोल देते हैं? स्पेस चार्ज अफेक्ट। तो ये किससे कंट्रोल्ड है? बाय केवीपी।
ठीक है। अगर हम केवीपी बढ़ा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, एनोड के पास चले जाएंगे। लेकिन अगर इनके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं, तो वहाँ पे क्लाउड बना लेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, केवीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इन एन एक्सरे मशीन इज टू। एक्सरे मशीन के अंदर जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसका काम क्या होता है। स्टेप अप ये क्या करता है, ट्यूब वोल्टेज को इंक्रीज करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फिलामेंट करंट को इंक्रीज करना ये स्टेप डाउन का काम है। रिड्यूस एक्सपोजर टाइम ये जनरेटर के हाथ में है, जनरेटर कंट्रोल। इंक्रीज एमएएस दैट इज फिलामेंट सर्किट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट सर्किट ऑपरेट्स एट अप्रॉक्सीमेटली। जो फिलामेंट सर्किट है वो कितने वोल्टेज और करंट पे ऑपरेट होगा, हाई वोल्टेज लो करंट, लो वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज लो करंट। तो देखो जो फिलामेंट सर्किट है इट अपीयर्स एट लो वोल्टेज एट हाई करंट। ठीक है, फिलामेंट सर्किट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लो वोल्टेज एंड हाई करंट। फिलामेंट हीटिंग ऑलमोस्ट, फिलामेंट जो हीटिंग है इट रिक्वायर्स 10 से 12 तो वोल्ट चाहिए होता है, और 3 से 5 एम्पेयर करंट चाहिए होता है। तो हाई करंट हीट्स फिलामेंट, थर्मानिक इमिशन होगा। तो करंट तो इसे ज़्यादा चाहिए होता है फिलामेंट हीट के लिए, क्योंकि करंट हाई होगा तभी तो थर्मानिक इमिशन होगा। तो हाई वोल्टेज इज़ यूज्ड इन ट्यूब सर्किट, नॉट, हाई वोल्टेज कहाँ यूज़ हो रहा है, ट्यूब सर्किट में, ना कि फिलामेंट सर्किट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर इम्प्रूव्स इमेज क्वालिटी मेनली बाय। जो हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर है वो इमेज की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर रहा है, इंक्रीजिंग रिपल, डिक्रीजिंग रिपल, डिक्रीजिंग एमएस, या फिर इंक्रीजिंग एक्सपोजर टाइम। तो देखो रिपल, जो हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर है वो इम्प्रूव कर रहा है इमेज की क्वालिटी को बाय डिक्रीजिंग रिपल। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग रिपल, क्योंकि अगर लेस रिपल है देन मोर कॉन्ट्रास्ट केवी, मोर कांस्टेंट केवीपी। ठीक है, मोर कांस्टेंट केवीपी, बेटर पेनिट्रेशन एंड लो डोज, बेटर पेनिट्रेशन एंड लोअर डोज। ठीक है, तो अगर हम रिपल डिक्रीज करेंगे तो मोर कांस्टेंट केवीपी होगा, ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा और डोज भी कम लगेगी। देखो अगर हम बात करें वोल्टेज रिपल की, तो ये सिंगल फेज में तो होता है 100%, 3 फेज में होता है 13%, और जो हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये HF हाई फ्रिक्वेंसी में कितना होता है वोल्टेज रिपल, लेस देन 1%। ये प्रीवियसली ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन आस्क है ये। ठीक है, इसको याद रखना, हाई फ्रिक्वेंसी में वोल्टेज रिपल कितना होता है, लेस देन 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोल दिया, वोल्टेज रिपल इज़ लोवेस्ट इन, तो मैंने ऊपर ही सबके बता दिए। वोल्टेज रिपल सबसे कम किस में हो जाएगा, लेस देन 1% किस में होता है, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर्स के अंदर, जिससे इमेज क्वालिटी भी क्या रहती है, मेंटेन्ड रहती है। पता तो है भाई वोल्टेज रिपल क्या होता है, फ्लक्चुएशंस इन द वोल्टेज। ठीक है, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है पीक किलो वोल्टेज के अंदर, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, वोल्टेज रिपल होता है। ठीक है, तो सिंगल फेज जनरेटर, 3 फेज जनरेटर मैंने बता दिया है कितना कितना होता है। सिंगल फेज में 100%, 3 फेज में 6 में इसमें हो जाएगा, इसमें 13 to 15%, 3 फेज 12 पल्स में 3 to 4%, और हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर में लेस देन 1% होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेटर इन अ रोटेटिंग एनोड ट्यूब इज लोकेटेड। रोटेटिंग एनोड ट्यूब के अंदर जो स्टेटर लगा हुआ होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होगा, इनसाइड द ग्लास एनवेलप, ऑन द कैथोड साइड, आउटसाइड द ग्लास एनवेलप, या फिर इनसाइड द एनोड डिस्क। तो स्टेटर कहाँ पे होता है, आउटसाइड द ग्लास एनवेलप, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ रोटर की, ठीक है,
रोटर कहाँ होता है? इनसाइड एनवलप, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कोजेज रोटेशन, ये कहाँ होता है? इनसाइड। और स्टेटर कहाँ होता है? आउटसाइड द एनवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनोड हील इफेक्ट इज ड्यू टू, जो एनोड हील इफेक्ट है वो किस वजह से हो रहा है? फिलामेंट हीटिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन इन द टारगेट, ट्रांसफॉर्मर मालफंक्शन या ग्रिड कट ऑफ। तो एनोड हील इफेक्ट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स इन द टारगेट। एनोड हील इफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सरेज प्रोड्यूस डीपर इन द एनोड टारगेट मस्ट पास थ्रू मोर टारगेट मटेरियल। तो कुछ फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनसाइड द एनोड ही, देयरफॉर इंटेंसिटी इज लोअर ऑन द एनोड साइड और हायर रहती है कैथोड साइड पे। इसलिए हम थिक पार्ट को कैथोड साइड पे करते हैं पेशेंट का और थिन एनोड साइड पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर्स इन एन एक्सरे सर्किट इज। एक्सरे सर्किट के अंदर रेक्टिफायर का फंक्शन क्या है? तो रेक्टिफायर क्या करते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं, कन्वर्ट AC इंटू DC, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो ए के डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी। वोल्टेज बढ़ाना ट्रांसफार्मर का काम है, फिलामेंट करंट रिड्यूस करना फिलामेंट सर्किट का काम है, इंक्रीज एक्सपोजर टाइम दैट इज टाइमर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS प्राइमरीली कंट्रोल्स। MS जो फैक्टर है वो प्राइमरीली क्या कंट्रोल कर रहा है? बीम क्वालिटी, बीम एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन या फिर फोकल स्पोर्ट साइज। तो MS क्या हो जाता है? मतलब MA इंटू टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग एनोड, नंबर ऑफ। ठीक है। तो MS प्राइमरीली कंट्रोल्स व्हाट? दैट इज क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन नंबर C। क्वालिटी कंट्रोल बाय KVP, एनर्जी KVP, फोकल स्पोर्ट साइज, एनोड एंगल मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्यूब फेलियर इज। ट्यूब फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? फिलामेंट ब्रेकेज, ग्लास क्रैकिंग, एनोड मेल्टिंग ड्यू टू ओवर हीटिंग या फिर ट्रांसफॉर्म फेलियर। तो अगर मैं बात करूँ मोस्ट कॉमन कॉज की, तो वो क्या है कि फिलामेंट ब्रेक हो जाता है। टंगस्टन फिलामेंट क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाएगा, इवेंचुअली ब्रेक, स्पेशली जब वो बहुत ही लंबे समय से हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है। एनोड डैमेज अकर्स बट फिलामेंट फेलियर जो है वो मोस्ट कॉमन है। ग्लास क्रैकिंग ये तो रेयर है। एनोड मेल्टिंग कब होगा? जब सीवियर ओवरलोड हो जाएगा, तो लेस कॉमन है ये एज कम्पेयर टू फिलामेंट ब्रेकेज। और ट्रांसफॉर्म फेलियर ये तो लेस फ्रिक्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज रेडिएशन फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब हाउसिंग शुड नॉट एक्सीड। ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और अभी रिसेंटली जो आई थिंक फैब वाला जो CRE का अभी 25 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, उसमें था ये क्वेश्चन, या फिर अगस्त वाले में, कि जो मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज रेडिएशन है फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब हाउसिंग शुड नॉट एक्सीड। कितनी लिमिट पूछ रहा है? किसके? एक्सरे ट्यूब हाउसिंग। कितनी लिमिट किससे नहीं बढ़नी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कितनी होती है? रेगुलेटरी लिमिट लीकेज रेडिएशन मस्ट नॉट एक्सीड 1 मिलीग्रे पर आवर एट 1 मीटर। ठीक है, ये भी याद रखना, एट 1 मीटर। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 10 मिलीग्रे पर आवर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 100 मिलीग्रे भी तो बड़ी डेंजरस ही है, और ये भी अबाव लिमिट है। तो कितनी होती है? 1 मिलीग्रे पर आवर एट 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म स्पेचर रिजोल्यूशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू। जो टर्म है स्पेचर रिजोल्यूशन, उसका मतलब क्या है? डिफ्रेंशिएट टिश्यूज ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, डिटेक्ट लो कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट्स, विजुअलाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, या फिर रिड्यूस नॉइज। तो स्पेचर रिजोल्यूशन क्या बताता है कि हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कितना अच्छे से देख पाते हैं, दैट इज स्पेचर रिजोल्यूशन। विजुअलाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, मतलब एबिलिटी टू सी स्मॉल स्ट्रक्चर्स क्लियरली, जिसको हम किस में मेज़र करते हैं? लाइन पेयर्स पर mm। ठीक है। हाई स्पेचर रिजोल्यूशन मतलब शार्पर इमेज मिल रही है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वांटम मोटल इज कोज बाय। क्वांटम मोटल दैट इज क्वांटम नॉइज किस वजह से हो रहा है? हाई KVP, इनसफिशिएंट फोटोन्स रीचिंग डिटेक्टर, एक्सेसिव ग्रिड यूज, या फिर हाई सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो अगर हम बात करें क्वांटम मोटल की, तो व्हेन MAS इज़ लो, ठीक है, MAS लो है मतलब क्वांटिटी लो है, तो कुछ ही फोटोन्स डिटेक्टर तक पहुंच पाएंगे, इनसफिशिएंट फोटोन्स रीचिंग डिटेक्टर, एंड इट विल कॉज क्वांटम नॉइज एंड देन इमेज विल लुक ग्रेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर रेडियोग्राफी द लेटेंट इमेज इज स्टोर्ड इन। कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर जो लेटेंट इमेज है वो स्टोर्ड होती है किस में?
चार्ज कपल डिवाइस डिटेक्टर, अमॉर्फस सिलिकॉन, फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर प्लेट या फिर सेलेनियम ड्रम। तो CR की अगर मैं बात करूँ तो PSP, फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर प्लेट विच इज़ मेड ऑफ बेरियम फ्लोरोहैलाइड क्रिस्टल। ये स्टोर करती है ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द एक्सपोजर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर PSP। ठीक है। CCD DR की बात कर रहा है, अमॉर्फस सिलिकॉन ये भी DR की, सेलेनियम ड्रम ये भी DR की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन DR सिस्टम इनडायरेक्ट कन्वर्जन डिटेक्टर्स यूज। दिया डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो इनडायरेक्ट कन्वर्जन डिटेक्टर है वो क्या यूज़ करते हैं? सेलेनियम, सीजियम आयोडाइड प्लस फोटो डायोडाइड, टंगस्टन या फिर लेड ऑक्साइड। तो अगर मैं बात करूँ DR सिस्टम की, तो इन DR सिस्टम इनडायरेक्ट कन्वर्जन डिटेक्टर यूज सीजियम आयोडाइड प्लस फोटो डायोड। जैसे सीजियम आयोडाइड सिंटिलेटर जो कि क्या कर रहा है, एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट करेगा। And then photodiode, that is amorphous silicon, it converts light to electrical signal. Okay, next question पे चलते हैं। इंक्रीजिंग KVP while reducing MAS to maintain exposure will। ठीक है, हम KVP बढ़ा रहे हैं, MA को कम कर रहे हैं एक्सपोजर को मेंटेन करने के लिए। तो क्या होगा, पेशेंट डोज बढ़ेगी घटेगी, कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा। तो अगर हम ऐसा करेंगे ठीक, तो क्या होगा, जो पेशेंट डोज है वो डिक्रीज़ होगी। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द 15% रूल। KVP को 50% बढ़ाया, 15% बढ़ाया, MAS को 50% रिड्यूस किया, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट डोज डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग पिच इन हेलिकल सिटी। हेलिकल सिटी और स्पाइरल सिटी में अगर हम पिच को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पेशेंट डोज बढ़ेगी, पेशेंट डोज घटेगी, स्लाइस थिकनेस बढ़ेगी या इमेज कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग पिच इन हेलिकल सिटी विल, तो पिच का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सबसे पहले तो टेबल मूवमेंट पर रोटेशन सारी चीज़ें लिख नहीं पा रही हूँ लेकिन बोल रही हूँ तो बिल्कुल अच्छे से सुन लेना। टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन बीम विड्थ। अच्छा, अगर हमने पिच इंक्रीज करी है तो मतलब टेबल मूव्स फास्टर, लेस ओवरलैप ऑफ एक्सरे बीम, लेस रेडिएशन पर एरिया, और डोज भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। हाई पिच का मतलब क्या हो गया, डोज कम बट स्लाइटली लोअर इमेज क्वालिटी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिक्रीज पेशेंट डोज। ठीक है, लोअर डोज तो लगी अगर पिच हाई है, लेकिन उसी के साथ जो इमेज क्वालिटी है वो भी पहले से कम लगी, स्लाइटली लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फैक्टर अफेक्टिंग सिटी स्पैचर रिजोल्यूशन इज। कौन सा फैक्टर है इनमें से जो कि सिटी स्कैन की स्पैचर रिजोल्यूशन को अफेक्ट करेगा? पहला ऑप्शन है KVP, दूसरा है डिटेक्टर साइज, तीसरा है स्लाइस थिकनेस या फिर MAS। तो जो डिटेक्टर की साइज है, स्पैचर रिजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन डिटेक्टर एलिमेंट साइज, मैट्रिक्स साइज, फोकल स्पोर्ट साइज एंड रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। अगर स्मॉलर डिटेक्टर एलिमेंट्स हैं देन बेटर स्पैचर रिजोल्यूशन। बेटर स्पैचर रिजोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर B। KVP अफेक्ट्स पेनिट्रेशन, स्लाइस थिकनेस अफेक्ट्स कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन एंड MAS अफेक्ट्स नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MRI द सिग्नल प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन। MRI के अंदर जो सिग्नल है वो प्राइमरी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोटॉन डेंसिटी, एटॉमिक नंबर या फिर टिश्यू थिकनेस। तो MRI के अंदर जो सिग्नल प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन डेंसिटी। ठीक है, MRI सिग्नल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स और रिलैक्सेशन टाइम, मतलब मोर हाइड्रोजन स्ट्रॉन्गर सिग्नल, इसलिए वाटर और फैट का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्मर फ्रिक्वेंसी डिपेंड ऑन। जो लार्मर फ्रिक्वेंसी है जिसका फॉर्मूला ये हो जाता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो लार्मर फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन KVP मैग्नेटिक फील्ड से, MAS स्लाइस थिकनेस, तो किस पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T1 वेटेड इमेजेस आर बेस्ट फॉर। T1 वेटेड इमेजेस किसके डायग्नोसिस या किसके डिटेक्शन के लिए बेस्ट है, डिटेक्टिंग फ्लूइड, डेमोन्स्ट्रेटिंग एनाटमी, शोइंग एडेमा, शोइंग CSF ब्राइटनेस। तो भाई T1 वेटेड इमेजेस की अगर मैं बात करूँ देन इट इज़ बेस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनाटमी। ठीक है, जो ये पैथोलॉजिकल केसेस, डिटेक्टिंग फ्लूइड, शोइंग एडेमा, इन सब के लिए क्या है, T2।
नेक्स्ट है मोस्ट डेंजरस एमआरआई हैजार्ड है, सबसे खतरनाक एमआरआई से जो हैजार्ड या फिर जो दुर्घटना हो सकती है वो क्या हो सकती है? रेडियो आरएफ हीटिंग, अकॉस्टिक नॉइज, प्रोजेक्टाइल इफेक्ट या फिर ग्रेडियंट स्विचिंग। तो क्या हो सकती है भाई? प्रोजेक्टाइल इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है ये कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या हो गया भाई? जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो अट्रैक्ट कर लेगा फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को, और अगर इसने इस ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लिया तो उसके बाद तो भाई ये मिसाइल बन जाएगा, खतरनाक वाली है। ठीक है, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर, व्हील चेयर, स्ट्रक्चर, इन सबको अट्रैक्ट कर सकता है ये, और अगर उस पर पेशेंट है तो बिल्कुल पेशेंट ऑन द स्पॉट ही सीवियरली इंजर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जो मोस्ट डेंजरस एमआरआई हैजार्ड प्रोजेक्टाइल इफेक्ट ही है। प्रोजेक्टाइल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है हमारी एमआरआई की मशीन में, तो वो फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियासिंग आर्टिफैक्ट इन एमआरआई इज ऑल्सो कॉल्ड। एलियासिंग आर्टिफैक्ट जो होता है जिसके अंदर जो फील्ड ऑफ व्यू है वो स्मॉलर होगी देन बॉडी पार्ट, तो जिसकी वजह से सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड फील्ड ऑफ व्यू रैप्स इनटू इमेजेस। ठीक है, तो एलियासिंग आर्टिफैक्ट इन एमआरआई इज ऑल्सो कॉल्ड रैप अराउंड आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट फॉर रेडिएशन वर्कर्स होल बॉडी इज। रेडिएशन वर्कर की एनुअल ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट कितनी है? 20 मिली साइवर्ट, एवरेज ओवर 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स। और वही अगर मैं बात करूँ पब्लिक की तो कितनी है? 1 मिली साइवर्ट पर ईयर। नेक्स्ट है द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स आर। इनमें से सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव सेल कौन से हैं? मसल सेल, नर्व सेल, लिम्फोसाइट्स या फिर बोन सेल्स। तो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव सेल्स इनमें से कौन से हो जाएंगे? अकॉर्डिंग टू बर्गोनी और ट्रिम्बॉन्डे लो, जो कि हमने रेडियो बायोलॉजी में पढ़ा है, इस ये क्या बोलता है, ये लो क्या बोलता है कि सेल्स जो है रैपिडली डिवाइडिंग है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, हाईली माइटोटिक है, वो ही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। देखो मैं दिखी देती हूँ क्योंकि ये आ जाता है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, ये साइंटिस्ट की नेम की स्पेलिंग में भी दिक्कत हो सकती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्रिबॉन्डियो। ठीक है, वैसे मैंने इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करवा रखे हैं कि ये लो क्या बोलता है। तो ये लो क्या बोलता है, वो सेल्स जो कैसे हैं? रैपिडली डिवाइडिंग, अनडिफ्रेंशिएटेड एंड हाईली माइटोटिक। ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? मोस्ट सेंसिटिव। तो इनमें से कौन से ज़्यादा एक्सट्रीमली रेडियो सेंसिटिव हो जाएगा? दैट इज लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नर्व सेल्स तो हाईली रेजिस्टेंट है, बोन सेल्स मोर रेजिस्टेंट, मसल सेल्स भी रेडियो रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन इंक्लूड्स। रेडिएशन प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल क्या इंक्लूड कर रहा है? टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग, ऑल ऑफ द अबाउ। तो इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन इंक्लूड्स टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग, सारे ये तीनों ही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। टाइम का मतलब कि एक्सपोजर टाइम हमें कम से कम देना है, डिस्टेंस इनवर्स स्क्वायर ऑफ, ठीक है, शील्डिंग लेड बैरियर्स यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेरियम सल्फेट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। जो बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो इनमें से कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा? जो बेरियम सल्फेट है वो यूज़ होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी में। तो बेरियम सल्फेट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कॉन्स्टिपेशन, पेप्टिक अल्सर, सस्पेक्टेड परफोरेशन एंड गैस्ट्राइटिस। तो इट इज़ contraindicated in the case of suspected perforation, that is GI perforation, because barium may leak into peritoneal cavity जो कि सीवियर पेरिटोनाइटिस कर देगा, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, डिफ़िकल्ट टू रिमूव, इनफेक्ट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो वाटर परफोरेशन के अंदर हम वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट प्रेफर करेंगे। ठीक है, देखो इस केस के अंदर क्या होगा, जो बेरियम है में लीक इनटू पेरिटोनियल कैविटी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? सीवियर पेरिटोनाइटिस, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम क्या प्रेफर करेंगे? वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट लाइक गैस्ट्रोग्राफिन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन टू आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट से होने वाली मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन कौन सी है? कार्डियक अरेस्ट, माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन, रीनल फेलियर या फिर सीजर। तो मोस्ट कॉमन क्या है? माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन, मतलब मोस्ट रिएक्शन माइल्ड ही होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, ईचिया, अर्टिकेरिया, ठीक है। जो सीवियर रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है? एनाफाइलेक्सिस, जो कि रेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपर सॉल्यूशन इन डार्क रूम प्राइमरीली एक्ट्स टू। डार्क रूम के अंदर जो हम डेवलपर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो किस लिए काम आता है? फिक्स द इमेज, रिमूव अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड, रिड्यूस एक्सपोज सिल्वर हैलाइड टू मेटेलिक सिल्वर या हार्डन इमल्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करता है? एक्सपोज सिल्वर हैलाइड के साथ डील करेगा, उनको मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एंड फॉर्म्स विजिबल इमेज। फिक्स इमेज, ये फिक्सर का काम है, ये भी फिक्सर का काम है कि अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल के साथ फिक्सर डील करता है और एक्सपोज के साथ डेवलपर। हार्डनर इमल्शन, ये हार्डनर का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन चेस्ट पीए पोजिशन द सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड एट द लेवल ऑफ। चेस्ट पीए में हम सेंट्रल रे कौन से थोरेसिक वर्टिब्रा पे देंगे? T5, T6, T7, T10, L1। तो चेस्ट पीए पोजीशन के अंदर से सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड एट द लेवल ऑफ T7, ठीक है, एट द लेवल ऑफ इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, सेंटर्ड एट मिड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी एश्योरेंस इन रेडियोलॉजी मेनली इंश्योर। सो क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए करते हैं हम रेडियोलॉजी के अंदर, वो क्या इंश्योर करता है? हायर केवीपी, लोअर एक्सपोजर टाइम, कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी विथ मिनिमम डोज, मैक्सिमम एमएस। तो भाई जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है ये वही कि भाई इमेज क्वालिटी हमें कंसिस्टेंट है और डोज कम लग रही है पेशेंट को। क्यूए प्रोग्राम का एम क्या होता है? इमेज क्वालिटी को मेंटेन करना, रिपीट एक्सपोजर को रिड्यूस करना, पेशेंट को डोज कम से कम देना, और इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस भी इंश्योर करता है कि भाई जो इक्विपमेंट है, जो मशीन है, वो सही तो काम कर रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनाडल शील्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन, इनमें से कौन से केस के अंदर जो गोनाडल शील्डिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एल्डरली पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन या फिर आईसीयू पेशेंट, ठीक है। तो देखो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग स्टेज में इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनकी लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ज़्यादा सेल डिवीज़न हो रहा है, अभी ये हाइयर रेडियो सेंसिटिव है इनके ऑर्गन, तो प्रोटेक्टिंग गोनेट्स रिड्यूसेस जेनेटिक रिस्क, ठीक है। एल्डरली में क्या हो जाता है? लेस रिप्रोडक्टिव कंसर्न, पोस्ट मेनोपॉजल में नीड ही नहीं है, आईसीयू पेशेंट्स में डिपेंड्स ऑन केस, ठीक है। बाकी गोनाडल शील्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पीडियाट्रिक पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ SID, इफ सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इज इंक्रीज फ्रॉम 100 to 150 सेंटीमीटर टू मेंटेन द सेम रिसेप्टर एक्सपोजर द MS मस्ट बी इंक्रीज बाय। तो हम इसमें इन्वर्स स्क्वायर लॉ से सॉल्व कर लेंगे। इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू और डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ I1/I2 इज इक्वल टू D2/D1 का होल स्क्वायर। तो हमें बताना है कि भाई MS हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो D2 कितना है हमारे पास? 150 अपॉन 100 का स्क्वायर, I1 MA अपॉन में X। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 500 अपॉन में ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2.25। तो क्या हो जाएगा भाई? 2.25 टाइम्स इंक्रीज्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 3-phase 12 pulse जनरेटर द वोल्टेज रिपल इज अप्रॉक्सीमेटली। 3-phase 12 pulse जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज रिपल है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? 3-phase और 12 pulse के अंदर कितना हो जाएगा? 3 to 4%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट साइज बिकम्स स्मॉलर व्हेन। जो अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट साइज है वो स्मॉल होती है कब? जब हम एनोड एंगल बढ़ाएंगे, जब हम एनोड एंगल कम करेंगे, जब MS बढ़ाएंगे या KV पे डिक्रीज करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट की तो इट बिकम्स स्मॉल, ठीक है। बाकी अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट इज स्मॉलर देन एक्चुअल फोकल स्पोर्ट, ये लाइन फोकस प्रिंसिपल कह रहा है। और अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट ए बिकम स्मॉलर जब हम एनोड एंगल क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। भाई स्मॉलर एनोड एंगल है, यही तो कहता है लाइन फोकस प्रिंसिपल कि भाई स्मॉलर एनोड एंगल हुआ तो स्मॉलर अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट साइज हुई, बेटर स्पेक्चर रिजोल्यूशन मिला हमें।
ठीक है। और लेकिन ये याद रखना कि स्मॉलर एंगल हील इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, ये याद रखना कि भाई अगर स्मॉलर एंगल है तो जो हील इफेक्ट है वो तो बढ़ेगा, जो हील इफेक्ट ठीक है, जो हील इफेक्ट है वो तो बढ़ेगा। और अगर एंगल स्मॉल है तो हील इफेक्ट बढ़ेगा और जो इफेक्टिव फोकल स्पोर्ट साइज है वो घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स मेनली ऑन। कॉम्पटन स्कैटरिंग मेनली किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर, फोटोन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर टिश्यू थिकनेस। तो जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द टिश्यू, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। एटॉमिक नंबर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिटी स्कैन के अंदर अगर हम मैट्रिक्स साइज बढ़ाते हैं फील्ड ऑफ व्यू को कांस्टेंट रखते हुए तो क्या होगा? पिक्सल साइज बढ़ेगी, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन डिक्रीज होगा, पिक्सल साइज डिक्रीज होगी और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन बढ़ेगी, या फिर नॉइज़ बढ़ेगा सिर्फ। तो अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, मतलब पिक्सल साइज का फॉर्मूला क्या हो जाता है? फील्ड ऑफ व्यू अपॉन मैट्रिक्स, है ना, ये याद रखना। पिक्सल साइज इज इक्वल टू फील्ड ऑफ व्यू अपॉन मैट्रिक्स। अब हमें फील्ड ऑफ व्यू तो रिमेन्स कॉन्ट्रेस्ट, फील्ड ऑफ व्यू तो हमें कांस्टेंट रखना है और मैट्रिक्स को हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि वजह से 256 मैट्रिक्स है तो लार्जर पिक्सल, 512 मैट्रिक्स तो स्मॉलर पिक्सल। तो स्मॉलर पिक्सल बेटर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, लेकिन ठीक है, बेटर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन तो हो जाएगा बट इट विल इंक्रीज नॉइस। तो डिक्रीज पिक्सल साइज एंड इंक्रीज स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमने क्या किया, मैट्रिक्स को अगर बढ़ाया, फील्ड ऑफ व्यू को कांस्टेंट रखा, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पिक्सल साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर पिक्सल स्मॉल है तो बेटर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नॉइज़ भी लेकिन बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज नॉइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमआरआई इंक्रीजिंग रिपीटेशन टाइम वाइल कीपिंग इको टाइम शॉर्ट विल प्रोड्यूस। अगर हम एमआरआई के अंदर रिपीटेशन टाइम को बढ़ाते हैं और इको टाइम को शॉर्ट ही रखते हैं तो क्या होगा? T1 वेटेड, T2 वेटिंग इमेजिंग, प्रोटोन डेंसिटी वेटिंग या फिर नो सिग्नल। तो देखो इंक्रीजिंग टीआर मतलब कि लॉन्ग टीआर और शॉर्ट टी, ऐसा किस में होता है? लॉन्ग रिपीटेटिव टाइम एंड शॉर्ट इको टाइम, दैट इज़ प्रोटोन डेंसिटी वेटिंग। T1 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें शॉर्ट रिपीटेशन टाइम और शॉर्ट टी इको टाइम। T2 वेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग ही रिपीटेशन टाइम और लॉन्ग ही इको टाइम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ अ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू पेशेंट डोज इन फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो पेशेंट को डोज है वो सबसे ज़्यादा किस वजह से लग रही है? नंबर ऑफ इमेजेस, एमएस, एक्सपोजर टाइम या सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। फ्लोरोस्कोपी जो कि लाइव इमेजिंग होती है, कंटिन्यूस इमेजिंग या फिर पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी होती है, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर कौन हो जाता है इसमें? एक्सपोजर टाइम। क्यों? क्योंकि भाई कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस टाइम में हम एक्सपोजर लगती जा रही है, तो फ्लोरोस्कोपी का जो टाइम है वही बिगेस्ट डोज फैक्टर है, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस भी अफेक्ट डोज बट लेस देन कंटिन्यूस एक्सपोजर टाइम। अगर कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है, पेशेंट को डोज लग रही है, अब जैसे कि मान लो या तो कंटिन्यूस फ्लोरोस्कोपी है ना, या फिर पल्स वाली है। अब पल्स फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या हो जाएगा, डोज कम लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एक्सपोजर टाइम है वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, रुक रुक के मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर एक्सपोजर टाइम कंटिन्यू चल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेशेंट को डोज ज़्यादा लगेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और कोई भी इशू है, कोई जिस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी अगर एमसीक्यूज़ चाहिए तो वो भी मुझे बता देंगे,
आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, बट टाइम वेस्टिंग वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं होती है। क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन होता है और एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। एंड आई थिंक वही ज़्यादा मेन होता है स्टूडेंट्स के लिए, अगर अभी देखा जाए तो। जैसे जिनका एम्स गोरखपुर का एग्ज़ाम है, जिनका रेलवे का आने वाला है, तो अब एग्ज़ाम डेट्स दूर नहीं है। जैसे जैसे पास आती जाएगी, हम मैराथन वीडियोज़ भी मैं डालने वाली हूँ, ठीक है। और उससे पहले जो टाइम है अभी आपके पास, उसमें अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज़ चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के पर्टिकुलर एमसीक्यूज़ के वीडियोज़ डले हुए हैं, तो वो भी आप एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो नीचे लिंक पे जाके एस्पायरेंट्स का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें और कोर्स को एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें, ओके। थैंक यू।